राहुल गांधी का पलटवार है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया था जवाब दिया गया है, और दूसरी तरफ अपने तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निशाने और कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया है। बहुत गुस्सा होना जमीन सरकने की निशानी है। आज वोटिंग भी हो रही है 73 सीटों पर। इस बात का जिक्र ये जानते समझते हुए अखिलेश यादव कर रहे हैं कि दरअसल किस रूप में, किस दिशा में इस चुनाव को ले जाना है, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है। सादगी के साथ 10 वादों का जिक्र है। सत्ता में आए तो ये कर देंगे, इसी स्वरूप में कर देंगे। लेकिन ये एक तस्वीर भी है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी भी वहां 2 जून की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जनपत्री का जिक्र था तो इंटरनेट पर बटन दबाइए निकल जाएगी। धमकाते क्यों है? धमकाना शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन एक तंज जरूर था। तो प्रधानमंत्री मोदी पर, लेकिन हम आपको जरा सा हिस्सा छोटा सुना दें चर्चा करने से पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और जवाब क्या आया आज, इसे सुनिए जरा सा। मैंने जैसा कहा कि ये चुनाव है और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। कम से कम जो ज़मीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए, और ये ज़मीन पे जिन्होंने चीज़ें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। श्रीमान अखिलेश जी, कान खोल करके सुन लो। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, और वो सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं होंगे, वो आपका कच्चा चिट्ठा खोलने वाले होंगे। और भाइयों बहनों, सरकार तुरंत ऐसे गलत कौन कौन से गुनाह रजिस्टर किए गए, निर्दोष नागरिकों को किस किस को फंसाया गया, किन किन लोगों को जेल में ठूस दिया गया, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। जांच बिठाई जाएगी। और अखिलेश जी, आप अपने वफादार लोगों के द्वारा जो पाप कर रहे हो, आप उनको बचा नहीं पाओगे, ये लिख करके रखो। एक रैली है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अंदाज, तेवर, तरीके बिल्कुल अलग अलग है। आइए एक दूसरी स्थिति दिखाते हैं जहां राहुल पर निशाना साधा गया। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है, और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी बचकाना हरकतें अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। उनका बोलचाल का ढंग, ये सब, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता उनसे 10 फुट दूर रहना पसंद करते थे। और एक आखिरी स्थिति, तीसरी स्थिति, गठबंधन को लेकर वार प्रतिवार। ये बात कही जाए कि खुनबों का गठबंधन हो गया, मैं तो ये कहूंगा कि 2 युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन 2 युवाओं का गठबंधन है। जब आप इंटरनेट की बात करें, और इंटरनेट को समझने में 2 युवा बहुत समझदार हों, और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात होगी। माताओं बहनों पर होने वाले इतने भयंकर जुल्म, और आप इस प्रकार की भाषाएं बोलते हो। और कुनबे के मुखिया तो कहां तक कह दिए,
अरे बोले बलात्कार तो होते रहते, उसमें सजा वजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। ये लड़के लोग लड़कपन में गलती कर देते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस कुनबे की ये सोच हो, जिस कुनबे की ये परंपरा हो, आप तय करिए भाइयों बहनों, क्या ऐसी सोच वाले मां बेटियों की रक्षा कर पाएंगे क्या? 3 मुद्दे थे, 3 मिजाज थे, वार था, आज जवाब था। हम पत्रकारों की राय लें उससे पहले संजय जी एक चीज हम आपसे जरा जानना चाहते हैं, इसका असर पड़ता है चुनाव पर? पड़ेगा? वोटिंग हो रही है, देखिए थोड़ा बहुत जरूर असर पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं से चुनाव जीते या हारे जाते तो शायद इस तरह के भाषणों का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता और पार्टियां इतना कैंपेन नहीं करती। कुछ ना कुछ तो जरूर असर पड़ता है इन सब चीजों का वोटर। शशिशेखर जी, दोनों मिजाज हम लोगों ने देख लिया जो इस रूप में था। ये तो ना पूछा जाए भारी कौन हल्का कौन, लेकिन ये मिजाज बताता क्या है? ये मौजूदा वक्त की आहट है या भविष्य की आहट है? ये भविष्य की आहट है। ये बिल्कुल साफ है कि अब एक एग्रेसिव राजनीति का वक्त आ गया है। अगर आप देखिए, मोदी जी शुरू से एक एग्रेसिव लीडर रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों थोड़ा शाइस्तगी से चलने वाले थे। आज अगर आप उनके जवाब देखिए, आज आप उनके तेवर देखिए, भाषा भले ही अलग हो लेकिन एग्रेशन दोनों तरफ से था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और ये 2019 तक चलेगा। इस चुनाव पर असर पड़े ना पड़े, लेकिन 2019 को ध्यान में रखकर ये लड़ाइयां चलती रहेंगी आने वाले दिनों में भी। बहुत कैटेगरली और उर्मिलेश जी जवाब दिया जा रहा था, बहुत कैटेगरली, मैंने जहन में था। यानी मोदी जी ने जो कहा अखिलेश यादव भी समझ रहे थे, राहुल भी समझ रहे थे, और पॉइंट दर पॉइंट चीजों को उन्होंने बताया है। क्या राजनीति उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर आप आरोप लगाएंगे, हम जवाब देंगे, फिर आप आरोप लगाएंगे, फिर हम जवाब देंगे? इस स्थिति में आकर खड़ी हो चली अब, और तीनों चेहरे हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिकल, बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल उस जगह तो बिल्कुल खड़ी दिख रही है, और वो भी तब जब कि मतदान हो रहा है। आप सवाल संजय जी से पूछ रहे थे, मेरा मानना है कि असर पड़ता है, और असर बहुत 80% 90% न भी पड़े, सिर्फ 5% भी पड़े तो लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है, एक शालीनता होती है, एक टिकोरम होता है। इसलिए मुझे लगता है मतदान के दिन ये हों चाहे वो हों, बचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस पर सोचना चाहिए। अब रही बात दोनों छवियों की, ये दोनों जो छवियां दिखाई दे रही थी, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे जो लगा कि एक तरफ आक्रोश है, गुस्सा है, झल्लाहट है, और दूसरी तरफ दोनों नौजवानों में, नौजवान को ज़्यादा आक्रोशित होना चाहिए लेकिन कूल, आर्टिकुलेट और तार्किकता है। ये अद्भुत मेल है जो आमतौर पे नौजवानों में गुस्सा झलकना चाहिए। ये बड़े ठंडे ढंग से बोल रहे थे, चुपचाप खामोशी से, लेकिन ठोस तर्क निकाल रहे थे। वे ठीक है आप कहते हैं ये, लेकिन हमें चाहिए ये, आपने इस पर क्या किया, 2.5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। तो ये जो सवाल उठा रहे थे बड़े तार्किक ढंग से, और दूसरी तरफ एक झल्लाहट दिखाई दे रही थी, हम ये करेंगे, हम आएंगे तो हम इंक्वायरी करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बताते हैं, बोल बताती है, भाषा बताती है कि चीज़ें इस चुनाव में जी जिस बात का जिक्र किया था, हम उसी बात को जरा सा आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन यूपी के चुनाव में वही चेहरा भी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का यूपी में चेहरा नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को रख रहे हैं। और अखिलेश, ये बैलेंस हो रहा है क्या एक तरह का, या ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने एक मुश्किल है, सामने दो ऐसे फेस आके खड़े हो गए हैं? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी के पास पहली बार ऐसी समस्या आई है। ऐसी समस्या बिहार में भी आई और ऐसी समस्या दिल्ली में भी आई थी। उन राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने चुनाव जीता, बजाय कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, उसमें हरियाणा है। लेकिन ऐसे राज्य में जहां बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और दूसरे पार्टी के पास चेहरा है, लेकिन वो उतना सटीक नहीं है, उस पर उतना विश्वास नहीं लोग करते, ऐसी स्थिति में तो बीजेपी अपना चुनाव जीत गई। लेकिन बिहार, दिल्ली में ऐसा संभव नहीं हुआ, और यही मुश्किल यूपी में भी बीजेपी के लिए है। अखिलेश एक ऐसा चेहरा है जो कटिंग अक्रॉस उनकी अपील है, और इधर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है जो यूपी की पॉलिटिक्स के लिए कोई मैच नहीं है। शशिशेखर जी, अब इसके बाद का सवाल बनता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस रूप में सवाल कर रहे हैं और राय जो निकल कर आ रही है, हम जो समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है स्ट्रेटजी गलत है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर जो जहां वो निशाना साध मैं अपने दोनों मित्रों की बात को आगे बढ़ाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बोल रहे हैं, वो एक चैलेंजर के तौर पर बोल रहे हैं।
वो एक चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो एक गठबंधन है, भले ही राहुल नहीं लेकिन फिर भी वो सत्ता में है, जो सत्ता में होते हैं उसको थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है। मोदी यहाँ पर केंद्र का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, वो यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, वो यहाँ पर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, वो यहाँ पर झूठे मुकदमों का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर बीजेपी हार गई, मेरा ये कहना है, जीत गई और हार गई, इन दोनों के बीच खड़े होकर देखिए, ये सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं या एक ऐसा दाव है जो मेरे ख्याल से ब्रह्मास्त्र है, आखिरी ब्रह्मास्त्र है यूपी माना जाता है। नहीं, अब ये दांव तो है ही है, लेकिन वो एक चैलेंजर की भूमिका में दांव चल रहे हैं ना। दांव दो तरह से चले जाते हैं, एक आदमी जो चैलेंज कर रहा है और एक आदमी जो चैलेंज हो रहा है। आज राहुल और अखिलेश ने गेंद को उन्हीं के पाले में, उन्हीं के दांव से डालने की कोशिश की है। उन्होंने पहले आरोप लगाया कि मैंने इतने 1000 करोड़ रुपए इन मदों में दिए जिसमें कि कुल 10 या 20% खर्च हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने झूठे मुकदमे लगाए लोगों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज उसी दांव को इन्होंने इस्तेमाल किया कि आप अच्छे दिन के वादे, उन्होंने 15 लाख की बात याद दिला दी, उन्होंने सुरक्षा की बात याद दिला दी, उन्होंने जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए उनकी संख्या गिना दी स्ट्राइक के बाद से। तो ये सीधे सीधे ये है कि ये एक ऐसा गेंद, जैसे कि हॉकी में होता है कि गेंद इस पाले की उस पाले में, उस पाले की इस पाले में। इस चर्चा में आखिरी जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने जो अभी शशि जी कह रहे हैं, गिना दिया कि 90 सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत थी या जो भी बातचीत अभी तक और आ रही है आपके फुटेज के अलावा भी, वो अपनी सरकार के 2 बड़े कदम पिछले 1 वर्ष में जो क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं उनके मुताबिक जो अभूतपूर्व हैं, पहला सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा नोटबंदी, दोनों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का इंपैक्ट क्या है और नोटबंदी का अखिलेश यादव गिना दिए अभी और लगातार गिना रहे हैं। नोटबंदी अगर इतना बड़ा आर्थिक सुधार है जो दुनिया में, भारत में पहली बार हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के मैदान में नोटबंदी पर बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े स्लोगन क्यों नहीं दे रही है? अभी पहला ही फेज है और इस तरीके से आरोप, मुद्दा क्यों नहीं बीजेपी बना रही है? आरोप प्रत्यारोप और जवाब सवाल जो हो रहे हैं और 24 घंटे के भीतर हो रहे हैं। कल बिजनौर में कहा, आज जवाब दे दिया गया और अब इंतजार लोग कर रहे हैं कि आज जब रैली होगी तो मोदी जी कौन सा आरोप लगाएंगे और फिर इंतजार होगा कि अब ये दोनों क्या जवाब देंगे। राहुल और अखिलेश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक नजारा अलीगढ़ का हम आपको दिखलाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि इमाम बुखारी का जो जिक्र हुआ जब उन्होंने अपने तौर पर कहा कि इस पार्टी के नहीं उस पार्टी के साथ जाओ, इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? जो दोनों लोगों के नाम लिए हैं आपने, लखनऊ वाले इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, उनके आसपास जो सुंदरता लाई गई है वो समाजवादी लाए हैं। अब थोड़ा बहुत नाराजगी है, वो आप बेहतर जानते हो किस बात को लेकर नाराजगी उनकी है। व्यक्तिगत नाराजगी अगर किसी व्यक्ति से उनको है तो वो तो पॉलिटिकल नाराजगी नहीं बनानी चाहिए उन्हें। और अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अब वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गठबंधन दोनों का करवा रहे हों। और जहाँ तक दिल्ली वाले उनकी बात है, कहें वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। लेकिन मुश्किल यही है, इमाम बुखारी साहब जिसके पक्ष में बोलें, लेकिन जिसके भी पक्ष में बोलते हैं, चाहे वो एक वक्त बीजेपी का पक्ष हो, समाजवादी का पक्ष हो और इस बार बीएसपी का पक्ष हो, पक्ष वाला कभी नहीं कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इससे पहले उनके साथ क्यों थे। वो खामोश रहता है। तो सियासत की लकीर है।